स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। वितान बुक से जो फर्स्ट चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, इसकी इजी समरी हम देखने वाले हैं और इसके बाद आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो हिंदी से रिलेटेड, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। ये जो पार्ट है आपका सिल्वर वेडिंग, ठीक है, ये मनोहर श्याम जोशी जी ने मतलब जो है लिखा हुआ है। और इस पार्ट में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन किया गया है। यानी कि आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं ये किस बारे में है? एक सेक्शन ऑफिसर है जिनका नाम है यशोधर पंत, उनकी जो है मैरिज एनिवर्सरी है और ये 25वीं वर्षगांठ है। ठीक है, 25वीं उनकी मैरिज एनिवर्सरी है और उसका ही वर्णन पूरे चैप्टर के अंदर किया गया है। और इसमें आप ये भी देखोगे कि जो मॉडर्न जो जमाना है, जो आधुनिक जमाना है, इसकी जो सोच है और जो पुराने जमाने की सोच होती है उसमें क्या मतलब आज के टाइम पे मतलब ये सब कुछ बताया गया है। काफी अच्छा पार्ट है, आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है यशोधर का ऑफिस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। यशोधर कौन है? सेक्शन ऑफिसर है। तो यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर है जो कि अपने कार्यालय में ठीक समय तक बैठते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा जितना भी टाइम होता है ऑफिस का वो बिल्कुल भी बीच में नहीं आते हैं, पूरा एकदम ऑफिस में वो बैठते हैं और कभी कभी वो ओवर टाइम भी लगा के आ जाते हैं। उनके कारण उनके अधीनस्थों को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। भाई जब वो बड़ा ऑफिसर अगर इतनी देर तक बैठ के काम कर रहा है तो उसके जो जो अंडर में जो आते हैं, जो अधीनस्थ जो और भी कर्मचारी होते हैं, उनको भी इतनी देर तक बैठना पड़ता है फिर। और अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार रुखा तो मतलब होता है, परंतु शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेते हैं। यानी कि पूरा दिन वो एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं। जो भी उनके मतलब अंडर में जो जो भी मतलब अधीनस्थ हैं, जो उनके कलीग्स हैं, ठीक है, उन सभी के साथ वो कैसे रहते हैं? पूरा दिन तो रूखे रहते हैं वो। लेकिन जब शाम होती है तो वो क्या करते हैं? हल्का फुल्का मतलब माहौल अच्छा करने के लिए वो थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करते हैं। और क्या होता है देखते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की। ठीक है, और बाबूजी ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। धृष्टता यानी कि शिष्टाचार ना होना, ठीक ढंग से बात ना करना, बदतमीजी। ठीक है, तो इस वर्ड को हम बदतमीजी जैसा समझ सकते हैं। तो जो बाबूजी होते हैं यानी कि जो यशोधर जो मतलब बाबू हैं, वो इसकी मतलब ये जो छोटा सा ये मतलब पोस्ट वाला जो अभी आया था नया नया लड़का, ठीक है, चड्ढा, वो उससे बदतमीजी करता है। ठीक है, लेकिन वो उसको अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर मारते हैं। यशोधर बाबू ने शादी की 25वीं सालगिरह पर दफ्तर के सभी कर्मचारियों को चाय पिलाई। जिस दिन यशोधर बाबू की 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी, ठीक है, उस दिन उन्होंने अपने ऑफिस में सभी को चाय पिलाई। और क्या होता है आइए देखते हैं। यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी यानी कि जो पहले अधिकारी रह चुके हैं, पूर्ववर्ती अधिकारी किशन दा की याद आ गई। अब ये जो वर्ड किशन दा है भाई, इसको अपने दिमाग में लॉक कर लेना। किशन दा आप ये समझ लो यशोधर बाबू के आइडल थे और वो हर अपना जो काम करते थे वो किशन दा को ही आइडल मान के करते थे। तो जो एक बहुत पहले उनके वहां पे अधिकारी हुआ करते थे किशन दा, उनकी याद आ जाती है यशोधर बाबू को और कुछ क्षण के लिए यानी कि कुछ टाइम के लिए उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियों में वो खो जाते हैं। चड्ढा के पुनः बोलने पर यशोधर बाबू के मुख से अचानक वह वाक्य निकल गया। यानी कि चड्ढा एकदम से उन्हें कहता है कुछ, यानी कि वो जो लोअर जो अभी नया नया लगा हुआ है लड़का, ठीक है, जो मतलब असिस्टेंट है, वो उन्हें क्या मतलब कुछ कहता है और उसके बाद अचानक यशोधर के मुंह से निकल जाता है, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ऐसी लाइन वो कह देते हैं, ठीक है, यशोधर जी। फिर क्या होता है आइए देखते हैं। ऑफिस के दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। ठीक है, जो बाकी जो ऑफिस के जो मतलब जितने भी अफसर थे, बाबू थे, ठीक है, तो उन सभी ने उनको बोला कि भाई मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। और आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, यानी कि यशोधर सिल्वर वेडिंग को गोरे साबों के चोचले बताते हैं। अब यहां से आपको पता चलना शुरू होगा कि जो यशोधर है वो पुराने जमाने की सोच वाले हैं और वो ये सिल्वर वेडिंग और वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे। वो ये सबको गोरे लोगों के यानी कि अंग्रेजों के चोचले बताते थे। किंतु ऑफिस के जो अधीनस्थ बाबू थे, जितने भी जो उनसे नीचे पद के थे, जैसे कि चड्ढा, मेनन, ठीक है, ये सब कौन थे? यशोधर बाबू के जो मतलब लोअर जो वहां पे काम करते थे, ठीक है, नीचे पद के जो लोग थे, वो यशोधर बाबू से चाय मट्ठी लड्डू की मांग करने लगते हैं। ठीक है, चाय मट्ठी लड्डू, वो कहते हैं भाई पार्टी तो बनती है, आज आपकी सालगिरह है। फिर क्या होता है देखते हैं।
यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपए तो देते हैं, किंतु इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। देखो पार्टी के नाम पे वो एक चाय पिलाते हैं और वो 10 रुपए देते हैं, और तब भी वो इस चीज को समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। फिर क्या होता है, सारे सेक्शन के आग्रह करने पर भी वे सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं होते। सभी कहते हैं कि सर आपको सिल्वर वेडिंग मनानी चाहिए, आपको वेडिंग एनिवर्सरी मनानी चाहिए अपनी, पर वो नहीं मानते। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने कहा भाई तुम 10 रुपए और पकड़ो, पर मेरे को ये सब मुझसे नहीं होगा, सिल्वर वेडिंग और ये सब, क्योंकि ये जो थे थोड़े पुराने जमाने के थे। अब क्या होता है, ऑफिस के बाद का दैनिक कार्यक्रम, उनका क्या कार्यक्रम होता था, कैसे वो ऑफिस के बाद घर जाते थे, क्या करते थे, आइए देखते हैं। यशोधर बाबू जो है वो बॉय सर्विस से तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हैं। देखो किसी टाइम पे वो बॉय सर्विस में हुआ करते थे, उनका धीरे धीरे प्रमोशन होता गया, तो आज वो आज के टाइम पे सेक्शन ऑफिसर हैं। उनके आदर्श उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किशन दा है, यानी कि जो उनका आइडल है वो कौन है, किशन दा है। मैंने आपको पहले ही बताया है किशन दा कौन थे। वो मतलब बहुत पहले उसी ऑफिस में एक अधिकारी थे। वे अपने व्यवहार में किशन दा का अनुकरण करते हैं, और हमेशा से जो यशोधर बाबू हैं वो चाहते हैं कि उनके बिहेवियर में कहीं ना कहीं किशन दा की जो झलक है देखने को मिले। किशन दा के मार्गदर्शन में वे आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और उनको जितना भी गाइड वगैरह किया था वो सब किशन दा ने ही किया था, जो उनको आज सक्सेस मिली है। ऑफिस के बाद क्या होता था, वे प्रतिदिन बिड़ला मंदिर जाते हैं। ठीक है, दिल्ली का बहुत फेमस मंदिर है ये बिड़ला मंदिर, और वो वहां बैठकर प्रवचन सुनते हैं। वहां से पहाड़गंज की ओर निकल जाते हैं, जहां से साग सब्जी खरीदते हैं और लोगों से मिलजुल भी लेते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पैदल ही वो आते जाते हैं। ऑफिस का समय तो 5 बजे का है, किंतु वे घर रात्रि को 8 बजे ही पहुंचते हैं। यानी कि आप ये समझ लो 5 बजे तक लास्ट ऑफिस होता है, लेकिन वो 8 बजे तक वहां पे बैठ के काम करते हैं, इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग है वो। अब उसके बाद क्या होता है, आइए देखते हैं किशन दा की याद। ठीक है, आज यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे, तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशन दा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। एक दिन वो रास्ते से वापस जा रहे होते हैं, उनको दिखता है कोई वही मकान बना हुआ, और जिसमें किसी टाइम पे किशन दा रहा करते थे 3 बेडरूम वाले क्वार्टर के अंदर। ठीक है, और उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला मकान बन गया है। यानी कि जो पहले कभी क्वार्टर हुआ करता था, आज के टाइम पे वहां पर 6 मंजिल का वहां पे मकान बन चुका था। फिर क्या होता है, ये देखते हैं आगे। यशोधर बाबू को 1 मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लगती हैं। देखो पुराने जमाने में वहां पे क्या था, जब किशन दा रहते थे तो एक क्वार्टर था, आज के टाइम पे वहां पे मंजिला इमारतें बनी हुई थी 6-6। तो ये चीजें कहीं ना कहीं यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने के ऑफर भी उन्हें स्वीकार्य नहीं थे। यानी कि उनको वही पुराने जो मतलब क्वार्टर होते थे वही उन्हें पसंद थे। ये जो नए नए आज के टाइम पे जो 6-6 फ्लोर के जो ये मकान बने हुए थे बहुमंजिला, ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। इससे ये पता चलता है कि वो पुराने जमाने के जो भी कल्चर मतलब जो होता था उसको ज्यादा पसंद करते थे। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा, तब उन्होंने यही शेष क्वार्टर्स में से एक अपने नाम अलॉट कर लिया। ठीक है, जब मतलब उनके क्वार्टर को तोड़ा जा रहा था, तो उन्होंने इन्हीं मतलब शेष क्वार्टर्स में से अपना एक मतलब अलॉट कर लिया। और किशन दा की स्मृति को बनाए रखने के लिए वे इसी क्षेत्र में रहना चाहते थे, जहां पे वो मतलब गए थे वहीं पे वो रहना चाहते थे, क्योंकि किशन दा भी वहीं पर रहे थे। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। किशन दा की याद आते मतलब किशन दा की याद आते हैं, यशोधर सोचते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं रहता कि किशन दा की तरह शादी ना करते और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते। देखो किशन दा ने शादी नहीं की थी, और वही सोच जो है मतलब यशोधर सोचता है कि क्या पता मतलब अगर ऐसा अच्छा होता कि अगर मैं भी शादी नहीं करता किशन दा की तरह, और पूरा जीवन जो है मैं समाज के लिए अपना समर्पित कर देता। किंतु उनको याद आता है कि किशन दा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। देखो बुढ़ापा, आपको बुढ़ापे का कोई साथ चाहिए होता है। अगर आप शादी नहीं करते तो लास्ट टाइम पे आपके साथ कोई नहीं होता। सेवानिवृत्त यानी कि जो वो रिटायर होने के बाद में जब किशन दा जो है क्वार्टर खाली करना पड़ा उन्हें, तो उन्हें किसी भी साथी ने उन्हें मतलब गांव में शरण नहीं दी। यानी कि उनको बिल्कुल भी मतलब वहां पे किसी ने रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, उनको फिर अपने गांव पे लौटना पड़ा वापस। यानी कि यहाँ से उन्हें ये पता चलता है कि भाई किशन दा को जिस टाइम पे क्वार्टर मिला हुआ था, जब वो सेवानिवृत्त हो गए, जब उनका मतलब टाइम पूरा हो गया और वो जब रिटायर हुए, तो उनको फिर जो क्वार्टर था वो खाली करना पड़ा, और किसी ने उसको रहने तक की जगह नहीं दी थी। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। साल भर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। किशन दा जो है वो मर जाते हैं कुछ साल बाद। समाज ने यह भी नहीं जानना चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो गई। किसी को कोई मतलब नहीं था भाई कौन कैसे मरा। किशन दा से मिली सीख भी यशोधर को याद आती है। ठीक है, फिर क्या होता है,
यशोधर को याद आता है कि प्रतिदिन भ्रमण से लौटते वक्त यानी कि किशनदा जब टहलने वगैरह जाया करते थे तो किशनदा यशोधर के घर पे जरूर आया करते थे। किशनदा ने ही उन्हें जल्दी उठना और सैर पर जाना सिखाया था। यानी कि आप यहाँ से समझ जाओ कि किशनदा का कितना बड़ा रोल है यशोधर को एक अच्छा आदमी बनाने में। फिर क्या है, किशनदा ने अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी एंड वाइज का मंत्र दिया था। यानी कि जल्दी हमें बेड पे सोना चाहिए जाके, और अर्ली यानी कि जल्दी हमें मॉर्निंग में उठना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, हम हेल्दी रहेंगे और वाइज रहेंगे। और किशनदा उनको भाऊ कहते थे, ठीक है, जो कि उनको बहुत अच्छा लगता था। किशनदा कि यशोधर ने अनेक रूप देखे किंतु यह छवि तो उनके मन में बस गई। यानी कि जो किशनदा थे उनके बहुत अलग अलग रूप थे और यशोधर ने उनके मतलब अनेकों रूप देखे थे, लेकिन उनको ये वाली छवि उनकी काफी अच्छी लगी। फिर क्या होता है, अब हम देखते हैं यशोधर का परिवार कैसा था, उनके परिवार में कौन कौन है। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी है, 3 बेटे हैं और एक पुत्री है। ठीक है, याद रखना एक बेटी है। उनका सबसे बड़ा बेटा जो भूषण है वो विज्ञापन एजेंसी में काम करता है, 1500 रुपए प्रति माह वो कमाता है। दूसरा बेटा, ठीक है, दूसरी बार आईएएस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का एग्जाम निकालना चाहता है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया है और बेटी जो है वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। समझ में आ गया इनके परिवार के बारे में। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं काफी ज्यादा। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई ये जब ऑफिस में पार्टी तक नहीं दी, इन्होंने एक चाय पिला दी, बोला यही मेरी सालगिरह है, तो आप समझ सकते हो ये कितने पुराने विचार वाले हैं, जबकि उनका परिवार आधुनिक विचारों वाला है। यहीं पे इनका टकराव होता है कि जब ये यशोधर बाबू जो है ये पुराने विचार के हैं, इनके बीवी बच्चे और बेटी वो जो है वो नए विचार के हैं। इन दोनों के आपस में जो थिंकिंग है वो मैच नहीं करती। अब क्या होता है आइए देखते हैं। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है, अनबन चलती रहती है। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी है, ठीक है, पत्नी भी उनका साथ नहीं देती। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चे ये कहकर उन्हें चुप करा देते हैं कि जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो हम क्यों पूछें आपसे। क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि पापा तो है वो पुराने जमाने के, इसलिए वो कुछ पूछते ही नहीं है बच्चे उनसे। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, पूजा पाठ करना परिवार को ठीक नहीं लगता था, क्योंकि परिवार वाले भाई ठहरे मॉडर्न, उनको मंदिर जाना प्रवचन वगैरह में मन नहीं लगता था और ये उनको ठीक भी नहीं लगता था। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपनाएं, यानी कि न्यू जनरेशन में जो सब चल रहा है उसको अपनाया जाए, और जो मतलब ये यशोधर बाबू हैं ये मंदिर वगैरह ना जाएं। अब क्या होता है ये देखते हैं। यशोधर को पत्नी का बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। यानी कि यहाँ पे यशोधर पुरानी जमाने की थिंकिंग को देखते हुए कहते हैं कि जो उनकी पत्नी ब्लाउज पहनती है बगैर बाहों का, वो रसोई से बाहर जो बैठ के दाल भात खाती है, ऊंची ऊंची हाई हील्स पहनती है, ये उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता। सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर पहुंचे तो उनकी दशा द्वारका से लौटे सुदामा जैसी थी। तो ये काफी अच्छी लाइन है यहाँ पे कि जब वो सब्जी वगैरह लेकर एक दिन अपने घर पे लौटे, ठीक है, टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए, तो वो जब अपने घर पे आए तो उनकी जो हालत थी वो ऐसी हो चुकी थी जैसे कि द्वारका से लौटकर सुदामा की हो जाती है। फिर क्या होता है, घर के बाहर वाई डी पंत, जो आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा दिख रहा होगा, वाई डी पंत नाम तो मतलब उन्हीं का लिखा हुआ था, किंतु उनको लगा कि किसी गलत जगह पे वो आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कभी पहले अपना ऐसा नाम देखा नहीं था लिखा हुआ घर के बाहर। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी साहब से हाथ मिला रहा था और कह रहा था गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यानी कि जो उनका बड़ा बेटा भूषण है वो क्या वहीं पे खड़ा था घर के बाहर, किसी से हाथ मिला रहा था और कोई कह रहा था कि मतलब गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, भाई ये कौन खड़ा है मेरे घर के बाहर और ये कौन कह रहा है कि गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर, तो वो समझ नहीं पाते। अब अंदर देखते हैं क्या होता है। यशोधर ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी हुई थी और कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। लड़की ने जीन्स और बगैर बाह का टॉप पहना हुआ था, ठीक है, और पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाया हुआ था। और यशोधर बाबू को ये सब समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता था, क्योंकि आपको पता है भाई जीन्स टॉप और ये सब पहना यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता था, वो थे पुराने जमाने के। और मतलब जो उनकी बीवी भी मतलब ऐसे कुछ सज के खड़ी थी, उनको ये सारी चीजें कैसे लगते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर, उनको सही नहीं लगता ये सब। अब आगे क्या होता है देखते हैं। परिवार से बातचीत। यशोधर चुपके से घर में पहुंचे तो बड़े बेटे ने झिड़की से लगाते हुए कहा बब्बा आप ही हद करते हो। मतलब पीछे से एकदम
एकदम से आके उनका जो बेटा है वो कहता है कि बब्बा आप तो बिल्कुल हद करते हो, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे, यानी कि इंतजार कर रहे थे, यानी कि वो जो बाहर जिससे हाथ मिला रहा था भूषण, वो उसका बॉस था। ठीक है, तो वो कहता है कि भूषण कि आप मतलब कहाँ थे अभी तक, मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। और यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ पर सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, यशोधर के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमाने लगा है तब से। ठीक है, यहाँ पे जब वो मतलब वो कहता है कि भाई सिल्वर वेडिंग है, और वो पूछता है यशोधर कि हमारे यहाँ पे सिल्वर वेडिंग कब से होने लग गई, आपको तो पता है सिल्वर वेडिंग का विरोधी था यशोधर, वो अपने ऑफिस वालों को भी कहता है कि मैं सिल्वर वेडिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगा, अपनी एनिवर्सरी वगैरह नहीं मनाऊंगा। और यहाँ पे जब वो अपने बेटे से पूछता है कि भाई हमारे यहाँ पे सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी, तो वहीं पे यशोधर का एक भांजा है जिसका नाम है चंद्रदत्त तिवारी, वो कहता है कि भाई जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमा रहा है तब से यहाँ पे होने लगेगी। यशोधर बाबू को अपने सिल्वर वेडिंग की है पार्टी सम हाउ इम्प्रॉपर लगती है। आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ड क्या है, ये कहीं ना कहीं जहां भी नए जमाने की कोई चीज हुई है वहां पे एक वर्ड जरूर कहते हैं यशोधर जी, सम हाउ इम्प्रॉपर, ये हमें पता चल चुका है। आगे चलते हैं, कुछ इस तरीके से उनके घर पे पार्टी चल रही होती है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी की। और जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते, क्योंकि जो भूषण जो था उनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे, और वो यशोधर बाबू को मतलब जब वो परिचय मतलब उनका कराया गया तो सभी यशोधर बाबू को मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते और यशोधर बाबू सबको थैंक यू कहते। और जिनके नाम वो मतलब पहले ही बता दिए गए थे उनको, तो उनको वो अपना इंट्रोडक्शन पता है कैसे देते कि वाईडी पंत होम मिनिस्ट्री भूषण फादर, ऐसे कह के वो हाथ मिलाते और वो अपना परिचय देते। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बच्चों के आग्रह पर वे केक काटने के स्थान पर भी जाकर खड़े हो गए। बेटी के आग्रह करने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा सम हाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। और उनको लास्ट में भी मतलब जब उनकी ये सिल्वर वेडिंग चल रही होती है, एनिवर्सरी का ये जो सेलिब्रेशन चल रहा होता है, केक काटने की बारी आती है, वो कहते हैं कि मुझे ये सब मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, और केक खाने को वो तैयार नहीं होते क्योंकि केक में अंडा होता है, और आप समझ रहे हो कितने पुराने जमाने के हैं ये। अधिक आग्रह करने पर उन्होंने कह दिया कि मैंने अभी संध्या भी नहीं की है, यानी कि मैंने पूजा पाठ भी नहीं करी हुई है। वे अन्य सभी से कहते हैं कि आप सब लोग खाओ और मौज करो, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी। ठीक है, फिर क्या होता है, आयोजन का समापन होता है। यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है। पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होती है कि मतलब जब तक वो अंदर ही रहते हैं यशोधर बाबू, जब उन्हें पता चलता है कि भाई अब सब जा चुके हैं, तब वो यशोधर बाबू गमछा पहनकर बाहर आते हैं बैठक में। और उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी ये सब। यशोधर से जब उनको मिले गिफ्ट खोलने के लिए कहा जाता है, तो वो कह देते हैं कि तुम खोलो भाई, तुम ही इस्तेमाल करो। ठीक है, यशोधर बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि बेटी जीन्स पहन के बैठी होती है और ये सारी चीजें यशोधर को अच्छी नहीं लग रही होती। वो गुस्से में आके कहता है कि भाई तुम ही खोलो गिफ्ट को, तुम ही इसको इस्तेमाल करो। अब क्या होता है, भूषण खोलकर कहता है, वो गिफ्ट को फिर भूषण खोल के दिखाता है उसका बेटा, और कहता है कि यह देखो, यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, यह मैं आपके लिए लाया हूं। आप सवेरे को जब दूध लेने जाते हो तो फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हो, जो कि बहुत बुरा लगता है। बच्चों के आग्रह करने पर वे गाउन पहन लेते हैं यशोधर बाबू, और यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की बात चुभ गई कि इस प्रकार मतलब कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करें, जबकि उसे ये कहना चाहिए था कि दूध मैं ला दिया करूंगा। लेकिन फिर भी वो मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और गाउन पहनकर भी वो मतलब अपने आप को किशनदा समझने लगते हैं। ठीक है, और मतलब वो भी पहना करते थे किशनदा, किंतु उनकी आंखें जो है वो थोड़ी सी नम हो जाती है, वो थोड़े से वहां पे इमोशनल हो जाते हैं जब वो गिफ्ट में गाउन को देखते हैं। अब आगे क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो रही है कि गाउन पहनकर जो यशोधर बाबू हैं, ठीक है, उनको लगता है कि भाई उनके अंगों में किशनदा उतर आए हैं, यानी कि वो अपने आप को किशनदा समझने लगते हैं उस गाउन को पहन के। और ये जो हमने कहानी पढ़ी है, ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों और व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। यानी कि नए विचार के लोग कैसे हैं, जैसे कि यशोधर बाबू की पत्नी, उसके बच्चे, उसकी बेटी, ठीक है, और यशोधर बाबू किस तरीके से पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों को दर्शाते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आते हैं ये। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालो। ठीक है,
और दूसरा क्वेश्चन है, यशोधर बाबू की पत्नी स्वयं को समय के अनुकूल ढाल लेती है किंतु यशोधर ऐसा नहीं कर पाते। यशोधर अब भी पुराने जमाने में चल रहे होते हैं, इसका कारण क्या है आपको समीक्षा करनी है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में बताना है आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।